हेलो स्टूडेंट्स, एफसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हरियाणा बोर्ड का जो ऑफिशियल प्रैक्टिस पेपर है उसे सोल्व करने जा रहे हैं। हम इस प्रैक्टिस पेपर के सेक्शन ए और बी को सोल्व कर चुके हैं। अब हम इसके सेक्शन सी को सोल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं। हमारे पास सेक्शन सी के अंदर पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है जो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 है। तो हम इसके अंदर देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। पहले हमें कोई भी न्यूमेरिकल दिया होता है, सबसे पहले हमें उसके अंदर फाइंड करना होता है कि इसमें गिवन क्या है। उसके बाद उसमें कैलकुलेट क्या करना है और फिर उसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है और फिर हम उसका आंसर आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, कि हमने 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 लीटर वाटर के अंदर डिजोल्व किया। तो इसमें पूछ रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर के ऊपर वाटर बॉयल होगा। यदि हम वहाँ पर प्रेशर लगाएंगे 1.013 बार और वहाँ पे हमें केबी की वैल्यू गिवन है वाटर के लिए 0.52। तो चलिए देखते हैं हमें यहाँ पर गिवन क्या क्या है। डब्ल्यू सोल्यूट, हमें पता है कोई भी सॉल्यूशन सोल्यूट और सोलवेंट से मिलके बनता है। सोलवेंट हमारे पास वाटर है जो कि 1 किलोग्राम दिया हुआ है और सोल्यूट 18 ग्राम ग्लूकोज जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और केबी की वैल्यू भी जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। हमने सबसे पहले गिवन लिखा। अब हमें यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए पहले हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो हमने डेल्टा टीबी निकाला। डेल्टा टीबी के लिए फॉर्मूला होता है अपना डेल्टा केबी इंटू डब्ल्यू सोल्यूट इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू डब्ल्यू सोलवेंट। ठीक है, तो हमें केबी गिवन है क्वेश्चन के अंदर इंटू, और हमें जो वाटर है ये ग्लूकोज का गिवन मास भी है कि हमें ग्लूकोज कितना लेना है, 18 ग्राम ग्लूकोज लेना है। मोलिकुलर वेट ग्लूकोज का हमने निकाला 180 और सोलवेंट 1 किलोग्राम हमें वाटर दिया हुआ है। जब हम इन सभी को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 0.052 केल्विन। ये हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया है। अब हम देखते हैं कि ये आ गया। अब हमें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पता है वैसे तो कि 273.15 डिग्री सेल्सियस केल्विन के ऊपर वाटर बॉईल होता है जब हमारा प्रेशर 1 atm हो। यानी कि हम सीधा कह सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अपना वाटर बॉईल होता है, लेकिन जब हम स्टैंडर्ड कंडीशन में लेते हैं तो 100.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर अपना वाटर बॉईल होता है। तो जब हम उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 373.15 केल्विन टेम्परेचर हमारा आएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए हमें ये क्वेश्चन में गिवन है और ये अभी हमने कैलकुलेट किया। दोनों को हम ऐड कर देंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि प्योर स्टेट में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो अभी हमने निकाला है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। तो ये हमारा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है 373.202 केल्विन। हमें इस क्वेश्चन के अंदर बॉइलिंग पॉइंट ही कैलकुलेट करना था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें दिया हुआ है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है 1.15 इंटू 10 की पावर -3। ये पावर है 10 के ऊपर -3 सेकंड इनवर्स। तो इसमें पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट, कि कितना समय लेगा यदि 5 ग्राम ये रिएक्टेंट रिड्यूस होने में 3 ग्राम। हमने 5 ग्राम रिएक्टेंट लिया और उसे कितना समय लगेगा वो रिड्यूस होने में 3 ग्राम तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा। तो पहले हम गिवन वैल्यूज़ लिखते हैं। हमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो क्वेश्चन में मिली है 5 ग्राम, और बाद में रिड्यूस कितना हो जाएगा, यानी ये इनिशियल है और ये फाइनल। बाद में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 3 ग्राम, और के की वैल्यू हमें दे रखी है रेट कांस्टेंट की वैल्यू 1.15 इंटू 10 की पावर -3 सेकंड इनवर्स। तो अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 2.303 इंटू 10 लॉग आपके जो कंसंट्रेशन की इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमें सारी वैल्यूज़ पुट कर ली। सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये यहाँ पे हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, हमने सारी वैल्यूज़ पुट की। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 2.00 इंटू 10 की पावर 3 लॉग, इसको सोल्व करने के बाद
इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.667 आएगा, और log 1.667 की वैल्यू हमारे पास 0.2219 होती है। हमने इन सभी को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर निकल के आया 444 सेकेंड, यानी 444 सेकेंड हमारे पास निकल के आंसर आया। इसमें हमें यही बताना था कि हाउ लॉन्ग, कि कितना टाइम लगेगा, हमें इसमें टाइम बताना था कितना टाइम लगा हमें। यहाँ पे हमारा टाइम कितना है 444 सेकेंड। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें हमसे पूछा गया है कि फैराडे, इसमें बताना स्टेट फैराडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हमें फैराडे के फर्स्ट और सेकंड लॉ बताने हैं इलेक्ट्रोलिसिस के। तो हम देखते हैं सबसे पहले फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या होता है। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जितनी अमाउंट में हमने सब्सटेंस लिया है, दैट अंडर ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है दोनों इलेक्ट्रोड पे, एट ईच इलेक्ट्रोड, यानी प्रत्येक इलेक्ट्रोड के ऊपर जो सब्सटेंस हमने लिया है जितनी अमाउंट में, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितनी अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी हम उस सॉल्यूशन से पास करेंगे और जितनी अमाउंट का सब्सटेंस ऑक्सीडाइज या रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ था। अब देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहता है कि व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास, जब वो सेम अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट सेल, अलग अलग सेल से, दैट कंटेनिंग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, और उनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी क्या है, डिफरेंट है, एंड अरेंज इन सीरीज, और हमने उनको सीरीज में लगा रखा है। जो अलग अलग हमने सेल्स ले रखे हैं, हाफ सेल्स जिनको हम बोलते हैं, और उनको हमने, उनके अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं और उनको हमने सीरीज के अंदर अरेंज कर देंगे, तब उनके अंदर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, तब उनके अंदर जो भी सब्सटेंस हमने ले रखा है वो ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा एट द सेम रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, प्रत्येक इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट मास। इसमें तो क्या था, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के इक्वल था, इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंट मास, उन खुद के ही इक्विवेलेंट मास के इक्वल रहेगा। तो ये हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस था। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में हमें 3 नेम रिएक्शंस दे रखी हैं और उन नेम रिएक्शंस के बारे में पूछा है। तो हम देखते हैं फर्स्ट नेम रिएक्शन हमारे पास वुड्स रिएक्शन है। अब वुड्स रिएक्शन क्या होती है, वुड्स रिएक्शन के अंदर 2 एल्काइल हैलाइड हम लेते हैं और 2 एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है, तो हमारे पास एल्केन्स बनता है। तो हमारे पास क्या बनता है, हायर एल्केन। जैसे हमने 2 एल्काइल हैलाइड लिए और उनको हमने सोडियम मेटल से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया तो हमारे पास एल्केन बना। ठीक है, और साथ में सोडियम हैलाइड आपका साथ में बाई प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे ही हम इसी का एग्जाम्पल है, जैसे हमने आर की जगह पे एल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप लिया और उसको सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया तो हमारे पास एल्केन बना और NaCl हमारा बाई प्रोडक्ट के रूप में बना। तो ये हमारे पास थी वुड्स रिएक्शन। अब इसी तरह सेम हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन दी हुई है यहाँ पे सैंडमियर रिएक्शन। अब सैंडमियर रिएक्शन में देखते हैं सैंडमियर रिएक्शन होती क्या है। सैंडमियर रिएक्शन के अंदर हम एरिन डाइजोनियम साल्ट को प्रिपेयर करते हैं, किससे, एनिलीन एंड नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस। एनिलीन लेते हैं और नाइट्रस एसिड के साथ हम क्या, एरिन डाइजोनियम साल्ट को प्रिपेयर करते हैं लो टेम्परेचर के ऊपर, और फिर उसके बाद क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे हमारे पास जैसे हमने एनिलीन लिया, उसको हमने नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाया लो टेम्परेचर के ऊपर, तो हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिला हमें। अब यदि इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम कॉपर और HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन बनेगा और साथ में N2 गैस निकलेगी। तो ये हमारे पास सैंडमियर रिएक्शन था। अब इसी प्रकार हम स्वार्ट्स रिएक्शन देखते हैं। अब हमारे पास स्वार्ट्स रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर हम एल्काइल हैलाइड को फ्लोराइड साल्ट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास फ्लोरो एल्केन बनता है। यानी कि ये स्वार्ट रिएक्शन एक मेथड है फ्लोरो एल्केन बनाने का। तो इसके अंदर हमने क्या लिया,
हमने एल्काइल हैलाइड लिया है, यानी कि यहाँ पे तो हमने इथाइल क्लोराइड लिया है और उसको फ्लोराइड साल्ट के साथ रिएक्ट करवाया हमारे पास, और उसका हाइड्रोलिसिस किया तो हमारे पास हमें क्या मिला, फ्लोरो एल्केन मिला, और उसके साथ में AgCl इसी के साथ बना है बाई प्रोडक्ट के रूप में। तो ये हमारे पास स्वार्ट रिएक्शन हो गई। अब इससे नेक्स्ट है हमारे पास 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट आर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और उसके बाकी के क्या कारण हैं, उसकी वजह से इनके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इन लेंथेनाइड्स जो अपने लेंथेनाइड्स एलिमेंट हैं उनका जैसे जैसे उनका एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो उनका एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ उनका साइज घटता जाता है। भाई जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो लेंथेनाइड के एटॉमिक नंबर तो बढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन जब उनका एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ जो उनका साइज घटता है हम उसे ही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ जब उनका साइज घटे उसे हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, और ये किस वजह से होता है, दिस इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। अब लेंथेनॉइड F ब्लॉक में आते हैं तो वहाँ पे उनके 4f इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग की वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आता है। अब कॉन्सिक्वेंसेज यानी इसकी वजह से इसके अंदर क्या क्या चेंज आते हैं, इसके लिए हमने इसके 3 पॉइंट लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमने लिखा है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट हैं उनके साइज सेम से हो जाते हैं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहे हैं लेकिन उनका साइज घटता जा रहा है, तो इस वजह से उनके साइज में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा और इस वजह से 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट हैं उनका साइज भी क्या रहेगा, ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। ऐसे ही हम इसके सेकेंड पॉइंट में देख रहे हैं कि जब इनका साइज सेम रहेगा तो हम उनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज करके। सेकेंड कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, इसको हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स को सेपरेट नहीं कर पाएंगे बाय क्रिस्टलाइजेशन मेथड। तो ये हमारा सेकेंड कॉन्सिक्वेंसेज था। और थर्ड कॉन्सिक्वेंसेज में हम बता रहे हैं कि जिरकोनियम और हाफनियम ये जो दो एलिमेंट हैं इनका साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही। तो ये हमारा 14th क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम देखते हैं 15th क्वेश्चन। अब ये हमारा 15th क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि जो आपका फिनॉल है ज़्यादा एसिडिक क्यों होता है इथेनॉल से, और इसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसमें हमें पूछा है कि फिनॉल इज़ मोर एसिडिक देन एल्कोहल, एक्सप्लेन। तो इसमें हम बता रहे हैं कि देखो इसका आंसर है बिकॉज इन फिनॉल के अंदर जब हम एक हाइड्रोजन को वहाँ से निकाल देंगे OH से, तो आफ्टर रिलीजिंग H पॉजिटिव आयंस द रिमेनिंग फिनॉक्साइड आयन, भाई हमने यहाँ पे H था पहले, ये फिनॉल था, यहाँ से H को हटाया, H को हटाने के बाद जो ये फिनॉक्साइड आयन हमारे पास बना है ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। और स्टेबल क्यों होगा, बिकॉज चार्ज डिकोलाइजेशन ड्यू टू रिजोनेंस। भाई स्टेबल क्यों हुआ, रिजोनेंस की वजह से, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन हटाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स बच गए वो इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन के साथ रिजोनेंस शो करेंगे, और रिजोनेंस शो कर रहे इस वजह से ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल। तो ये हाइड्रोजन को आसानी से लॉस कर देगा। अब ये हाइड्रोजन को आसानी से लॉस कर पा रहा है तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा। अब हम उसके केस में देखते हैं अल्कोहल के केस में, लेकिन जबकि इन केस ऑफ अल्कोहल आफ्टर रिलीजिंग H पॉजिटिव आयन, जब हम अल्कोहल को रिलीज़ कर देंगे और अल्कोहल को रिलीज़ करने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग एल्कोक्साइड आयन बचेगा, यानी कि हमारे पास अल्कोहल था, यहाँ से हमने H पॉजिटिव निकाल दिया, तो अब यहाँ पे जो एल्कोक्साइड आयन बना है अब इसको रिजोनेंस स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये क्या करेगा, वापस से अपने हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा और फिर से उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन ईजिली अवेलेबल नहीं रहेगा, और जब हाइड्रोजन यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगा तो ये उसके कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव रहेगा, लेस एसिडिक रहेगा। तो देखो रिमेनिंग एल्कोक्साइड आयन इज हाईली अनस्टेबल, जो एल्कोक्साइड आयन यहाँ पे बना है वो हाईली अनस्टेबल है। सो इट एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन एंड कन्वर्ट इट बैक टू अल्कोहल, तो ये वापस से अपने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा और फिर से अल्कोहल बन जाएगा। इसी वजह से रिजोनेंस स्टेबिलिटी की वजह से फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल के कंपेरिजन में। तो अब हम अपना 16th क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 16th क्वेश्चन दिया है। 16th क्वेश्चन में पूछा है कि हमें ऐसा मेथड
बताना है जिससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन को डिफरेंशिएट कर पाएँ, यानी आइडेंटिफाई कर पाएँ। और हमें फिर उस मेथड की केमिकल रिएक्शन भी लिखनी है। तो हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन को डिफरेंशिएट करने के लिए हिंसबर्ग मेथड यूज़ किया जाता है। हमने लिखा है यहाँ पे हिंसबर्ग टेस्ट इज़ यूज फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन आइडेंटिफिकेशन। और हिंसबर्ग रिएजेंट होता है C6H5SO2Cl, यानी इसका नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजोनिन सल्फोनिल क्लोराइड ये हमारे पास हिंसबर्ग रिएजेंट होता है। अब इसके अंदर ये हमारे पास हिंसबर्ग रिएजेंट है। जब हम इसको प्राइमरी अमीन से रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास एन मिथाइल सल्फोनिल अमाइड बनता है, एन मिथाइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड बनता है। और वो जो प्रोडक्ट हमारे पास बना है, जब हम उसको एल्कली के अंदर डिजोल्व करते हैं तो वहाँ पे वो सोल्यूबल हो जाता है। तो इससे ये हमें डिफाइन हो पाएगा कि ये प्राइमरी अमीन है। और सेम ऐसे ही जब हम हिंसबर्ग रिएजेंट को रिएक्ट करवाएंगे सेकेंडरी अमीन के साथ, तो वहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसको जब हम एल्कली के अंदर डिजोल्व करेंगे तो वहाँ पे वो सोल्यूबल नहीं होगा, यानी कि वो वहाँ पे क्या होगा, इनसोल्यूबल होगा। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि जो प्राइमरी अमीन से रिएक्ट करवाया है वो तो सोल्यूबल प्रोडक्ट बना रहा है, और जो सेकेंडरी अमीन को रिएक्ट करवाने पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इनसोल्यूबल था। और जो टर्सरी के साथ हम इसको रिएक्ट करवाएंगे, टर्सरी अमीन के साथ, टर्सरी अमीन के साथ रिएक्ट करवाने पे ये उसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। तो हम आसानी से इस हिंसबर्ग टेस्ट से बता पा रहे हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 17th क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछ रहा है व्हाट आर फेशियल एंड मेरिडोनियन आइसोमर। अब फेशियल आइसोमर को हम फैक आइसोमर भी लिखा जाता है और ये इस आइसोमर की तरह ही होता है। फेशियल आइसोमर को शॉर्ट में हम फैक आइसोमर भी लिखा रहता है। अब फैक आइसोमर हम इसको कब बोल पाते हैं, जब 3 सेम लिगेंड प्रेजेंट हो। भाई जब 3 सेम लिगेंड एक साथ एक ही ट्रायंगुलर फेस पे प्रेजेंट हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं, फैक आइसोमर। 3 सेम फेस पे और जो बाकी के 3 हैं वो भी सेम लिगेंड होंगे और वो दूसरे अपोजिट ट्रायंगुलर फेस पे प्रेजेंट होंगे, तब हम उसे क्या कहेंगे, फेशियल आइसोमर। जैसे हमने यहाँ पे बना रखा है, ये हमारा फैक आइसोमर है। इसके अंदर ये जो 3 सेम लिगेंड है एक ट्रायंगुलर कॉर्नर पे है और ये 3 सेम लिगेंड उसके अपोजिट ट्रायंगुलर कॉर्नर पे है, तो ये कैसा आइसोमर बनता है, फैक आइसोमर। ऐसे ही हमारे पास मेरिडोनल आइसोमर होता है, उसका दूसरा नाम मर आइसोमर भी उसको लिखते हैं, और वो सेम होता है ट्रांस आइसोमर की तरह। इसमें जो सेम लिगेंड होते हैं वो एक प्लेन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हम उनको बाइसेक्ट कर रहे हो पॉलीहेड्रॉन के ऊपर। जैसे ये हमारे पास बी और बी सेम लिगेंड थे और ये एक प्लेन पे लाइज कर रहे, जैसे हम इसको बाइसेक्ट कर पाए। और ऐसे ही ये हमारे पास एक प्लेन बना रहे हैं, सेम लिगेंड अपोजिट आ रहे हैं और इनको हम बाइसेक्ट कर पा रहे हैं। तो ऐसे जब इस प्रकार प्रेजेंट होंगे तब हम उनको क्या कहेंगे, मर आइसोमर। और जब ट्रायंगुलर प्लेन बनाएंगे तब हम उनको क्या कहेंगे, फेस आइसोमर, फैक आइसोमर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसी का बी पार्ट है। इसमें हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाना है। ये हमें एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है और ये किस टाइप का है, इट इज़ ए Ma4B2 टाइप। तो इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारे पास सिस और ट्रांस 2 टाइप के होते हैं। सिस में क्या होता है कि जो सेम लिगेंड होते हैं एक दूसरी साइड लाइज करते हैं। अब देखो यहाँ पे ट्रांस आइसोमर हम इसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सिस और ट्रांस फॉर्म में अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ट्रांस आइसोमर है। ट्रांस में क्या होता है कि जो सेम टाइप के लिगेंड्स हैं वो क्या रहेंगे, एक दूसरे के अपोजिट लाइज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे Cn के अपोजिट Cn है, Cn के अपोजिट Cn और अमीन के अपोजिट अमीन है। तो ये हमारे पास हो गया ट्रांस आइसोमर, उसमें सेम लिगेंड एक दूसरे के अपोजिट साइड पे होते हैं। और ये दूसरा हमारे पास सिस आइसोमर, उसमें सेम लिगेंड एक दूसरे के अपोजिट साइड में नहीं होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास सिस आइसोमर। हमारे पास ये हमारा जो सी सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया है। अब डी सेक्शन बचा है, उसे भी हम जल्द ही पूरा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।